आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें कुछ युवा अपनी गाड़ी की छत पर बैठकर खुलेआम शराब पी रहे हैं और इस वीडियो को देखकर आपको हमें यह बताना है कि यह वीडियो कहां का है। देखिए जरा वीडियो। जो भी गलती हुई है आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। कभी भी नहीं। और उत्तराखंड प्रशासन से माफी मांगते हैं। तो ये वीडियो सोनप्रयाग का है, जैसे अभी आपने देख लिया। आपको एक बार को ये लगा होगा कि ये किसी मसूरी, शिमला या मनाली जैसे हिल स्टेशन का वीडियो है जहां पर युवा गए हुए हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आजकल युवाओं में ये बड़ा शौक है कि वो एसयूवी खरीद लेते हैं और ख़ास तौर पर थार जो गाड़ी है वो खरीद लेते हैं और उसके बाद इस तरीके से इस गाड़ी को बदनाम करते हैं। यह वीडियो उत्तराखंड के सोनप्रयाग का है, जैसा आपने देख लिया, जहां से तीर्थयात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाते हैं और खुलेआम शराब के जाम छलकाने वाले ये लड़के भी अपने घर से केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए ही निकले थे। अपने परिवार को तो ये कहकर ही निकले हैं कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, हम केदारनाथ धाम जा रहे हैं, अपनी थार गाड़ी में शराब की बोतलें लेकर अपने दोस्तों के साथ। देखिए, ये तीर्थ यात्रा कर रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में उसने कुल 4 लड़कों को हिरासत में लिया था और इन पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब देखिए, जो कानून है वो तो यही है कि सिर्फ 4,000 रुपए का जुर्माना लगाकर ये लड़के छूट गए। 4,000 रुपए इन लड़कों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो लड़के थार गाड़ी लेकर यहां तक पहुंचे हैं, शराब की बोतलें लेकर पहुंचे हैं, उनके लिए 4,000 रुपए देना क्या बड़ी बात है। पुलिस ने यह कहकर इन लड़कों को सोनप्रयाग से वापस भेज दिया है कि अगर ये लड़के शराब पीना चाहते हैं और अपने दोस्तों के साथ ऐसी पार्टी करना चाहते हैं तो इन्हें केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और यहां बात सिर्फ इन लड़कों की नहीं है। पुलिस ने एक काम बड़ा अच्छा किया। वो जुर्माने को तो 4,000 से ऊपर नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनवाकर सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर इन लड़कों से माफी मंगवाई है। अब ये लड़के जो पहले ये रील्स बना रहे थे और ये वीडियो बना रहे थे, अब सारा भारत इन्हें माफी मांगते हुए देखेगा। और उनकी पहली वाली रील तो पता नहीं वायरल हुई या नहीं, लेकिन माफी वाली रील जरूर वायरल होनी चाहिए। और हम भी आपसे कहेंगे कि इस रील को आप वायरल कीजिए, हर घर तक पहुंचाइए। यही इन लड़कों की सबसे बड़ी सजा हो सकती है, क्योंकि 4,000 रुपए के जुर्माने में तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। अकेले सोनप्रयाग में पुलिस ने 25 अलग अलग मामलों में लोगों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और सार्वजनिक स्थानों पर 4 धाम यात्रा के दौरान इस तरह की पार्टी करने के लिए जुर्माना लगाया है। इससे पता चलता है कि जिस 4 धाम यात्रा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा माना गया है, उस तीर्थ यात्रा पर अब इस तरह के युवा शराब पीने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, पार्टी करने के लिए और रील्स बनाने के लिए आ रहे हैं। और स्थिति यह हो गई है कि इस बार 4 धाम यात्रा के पहले 3 दिनों में ही सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं भीड़ के मामले में। 10 मई से 12 मई के बीच करीब 1.5 लाख तीर्थयात्री उत्तराखंड के 4 धामों पर पहुंचे हैं और तीर्थयात्रियों की यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 61% तक बढ़ गई है। पिछली बार लगभग 95,000 तीर्थयात्रियों ने पहले 3 दिनों में यह यात्रा की थी और इस बार यह आंकड़ा पहले 3 दिनों में ही 1.5 लाख पहुंच गया है। और इनमें भी केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। पिछली बार 44,892 श्रद्धालुओं ने पहले 3 दिनों में केदारनाथ धाम के दर्शन किए थे। इस बार पहले 3 दिनों में 75,000 श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं, जबकि गंगोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 61%, यमुनोत्री पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 59% और बद्रीनाथ धाम जाने वालों की संख्या 47% बढ़ गई है। अनुमान है कि पिछले साल 56 लाख लोगों ने 4 धाम की यात्रा की, लेकिन इस बार 80 लाख लोग 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं और इस साल नवंबर महीने तक 80 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंच जाएंगे। जबकि ये चारों धाम इन लाखों लोगों की भीड़ के लिए तैयार ही नहीं है, ना 80 लाख लोगों को झेलने के लिए, ना तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उन पहाड़ों में ऐसी ताकत है, ना ही
वहां पर ऐसी सरकार कोई व्यवस्था बना पाई है कि वो 80 लाख लोगों की भीड़ को झेल ले। फिर भी भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हम यहां ये बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रहे कि सारे जो श्रद्धालु हैं वो सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए या पार्टी करने के लिए ही वहां पहुंच रहे हैं। ज्यादातर श्रद्धालु आज भी भक्ति भाव से ही वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सबको बदनाम कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस यात्रा का दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। अब आप ये तस्वीरें देखिए जो उत्तरकाशी की है, जहां यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के लिए हजारों लोग पहुंच गए और स्थिति यह हो गई कि जिस पहाड़ी रास्ते से ये लोग चढ़ाई करके यमुनोत्री धाम तक पहुंचते हैं उस पर भीड़ की वजह से पैर रखने की जगह नहीं है, 1 इंच जगह नहीं है। और ऐसे में कोई भी दुर्घटना किसी भी समय पर हो सकती है। और जो मुख्य सड़क मार्ग है वहां कई कई किलोमीटर लंबे जैम लग गए हैं और केदारनाथ धाम और सोनप्रयाग में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। कई कई घंटे तक लोग ऐसे ही जैम में फंसे हुए हैं और बहुत सारे लोगों को तो अपनी रात भी ऐसे ही सड़कों पर बितानी पड़ी। 7 घंटे, 8 घंटे, 10-10 घंटे लोग गाड़ी में, बस में बैठे हुए हैं और ये जो बसें हैं, गाड़ियां हैं, 1 इंच आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। सोचिए हमारे 4 धामों की यह स्थिति तब है जब अभी इस यात्रा को शुरू हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। इसके बावजूद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा करने के लिए अभी हर रोज हजारों लोग आ रहे हैं और उत्तराखंड में जिन स्थानों पर इस 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण होता है वहां भी लंबी लंबी कतारें इस समय लगी हुई हैं। अब तक 26 लाख लोग 4 धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, 26 लाख। और सिर्फ आज के दिन लगभग 68,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसलिए आज यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा, क्या लोग पहले से ज्यादा धार्मिक हो गए हैं जिसकी वजह से 4 धाम यात्रा करने वाले लोगों की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है? इसके पीछे धार्मिक कारण है। क्या हमारे जो युवा हैं वो बहुत ज्यादा धार्मिक हो गए हैं? क्या हमारे युवा बहुत ज्यादा पूजा पाठी हो गए हैं, बहुत ज्यादा संस्कारी हो गए हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आ कैसे रही है? तो हमने जो आंकड़े निकाले उसके मुताबिक इसके पीछे मुख्य रूप से 3 वजह है। पहली वजह यह है कि अब 4 धामों पर सुविधाएं पहले से कई ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। उदाहरण के लिए 1995 में हमारे देश में सिर्फ 75 लाख लोग भी पूरे साल केदारनाथ यात्रा पर नहीं आ पाते थे। सिर्फ 75 लाख, माफ कीजिएगा 75,000। इसकी बड़ी वजह यह थी कि तब केदारनाथ में इतनी सुविधाएं नहीं थी। लोगों को इससे भी मुश्किल पगडंडियों से चढ़ाई करके केदारनाथ तक पहुंचना होता था और यह यात्रा बहुत मुश्किल मानी जाती थी। और इतनी मुश्किल थी यह यात्रा, ये परीक्षा की तरह होती थी और जो श्रद्धालु दिल से वहां पूरे श्रद्धा भाव से पहुंचना चाहते थे सिर्फ वही लोग जाते थे, बाकी के लोग नहीं जाते थे। और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती चली गई, हेलीकॉप्टर्स आ गए, सड़कें बन गई, वहां पर और दूसरी सुविधाएं आ गई, अब आप वहां पर रात को रुक भी सकते हैं, वैसे वैसे केदारनाथ मंदिर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। 1997 में 61,000 लोगों ने केदारनाथ की यात्रा की। 2005 में संख्या 3,90,000 हुई, 2012 में 5.5 लाख, 2018 में 7,32,000, 2019 में 10 लाख, 2022 में 15,63,000 और 2023 में 20 लाख लोगों ने केदारनाथ धाम की यात्रा की थी और इस बार यह संख्या बढ़ जाएगी। मुख्य कारण यही है कि अब केदारनाथ धाम पहुंचने का पैदल मार्ग बहुत व्यवस्थित हो चुका है। दूसरा, जो लोग घोड़े और खच्चर से या हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं उनके लिए भी पूरी व्यवस्था है, जिसकी वजह से केदारनाथ और बाकी तीर्थ स्थानों पर आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ रही है। इसका दूसरा कारण एक और भी हो सकता है। अब बहुत सारे युवा पूजा और भक्ति के उद्देश्य से नहीं बल्कि रील बनाने के उद्देश्य से यहां आते हैं। पिछले 72 घंटों में अकेले इंस्टाग्राम पर केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ के हजारों वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और लोग इन तीर्थ स्थलों से रील्स बना बनाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगातार अपलोड कर रहे हैं। यूट्यूब पर व्लॉग बनाकर अपलोड कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यूट्यूबर्स यहां पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में व्लॉगर्स यहां पर पहुंच रहे हैं, आर्टिस्ट पहुंच रहे हैं और
वो बता रहे हैं कि वो केदारनाथ में कहां हैं, क्या कर रहे हैं, मंदिर के कपाट कब खुलने वाले हैं, मौसम कैसा है, तमाम तरह के अपडेट्स वो यहां पर दे रहे हैं और तमाम तरह की रील्स बना रहे हैं। और फिर सबसे ये भी कहते हैं कि मुझे फॉलो कीजिए। कड़वा सच ये है कि आज बहुत सारे युवा गोवा की तरह अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ जाने का प्लान बनाने लगे हैं और इन यात्राओं का मकसद केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कम, सोशल मीडिया पर मंदिर के बारे में पोस्ट करना ज्यादा है। और इस बात को आप इन वीडियो से आज समझ सकते हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि उत्तराखंड के 4 धाम में अभी 80 लाख लोगों के लिए दर्शन के लिए यह जगह तैयार ही नहीं है और इसलिए सरकार को इस विषय पर बहुत गंभीरता से सोचना होगा। उत्तराखंड में इस साल 44% का जो श्रद्धालुओं का जो नंबर है वो बड़ा है 2023 की तुलना में, और ये 44% भी इवन नहीं है। इसका फर्दर ब्रेकअप ये है कि केदारनाथ जी में असल में पहले 2 दिनों में पिछले साल की तुलना में 62% ज्यादा श्रद्धालु आए हैं। उसके बाद यमुनोत्री जी में 40% ज्यादा आए हैं और गंगोत्री में एक 17% का ड्रॉप देखने को मिला है। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है, बिग पिक्चर जो है, वो 44% का इंक्रीज पहले 2 दिनों में गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ जी में देखने को मिला है। अब अगर 80 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड राज्य में 2024 की यात्रा में आने वाले हैं, जिसकी शुरुआत अभी 3-4 दिन पहले हुई है, तो अब इस 80 लाख की कैसी तैयारी होनी चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगर एक बेहतर एक्सपीरियंस अपने पिलग्रिम्स को देना चाहते हैं, उत्तराखंड की एक अच्छी इमेज को कैरी करना चाहते हैं, तो प्लीज लुक एट डेटा, प्लीज डू योर कंपैरिजंस, प्लीज प्रिपेयर फॉर वर्स्ट केस सिनारियोज और उसी के आधार पे जो है आप अपनी पूरी तैयारी, अपनी पूरी व्यवस्था आगे करें। दुनिया के कई देशों ने से घूमने आए लोगों की संख्या को सीमित करने के लिए बहुत सारे जो देश हैं वो उपाय करते हैं। जैसे हमारे देश में टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, बहुत एनकरेज किया जाता है। उत्तराखंड भी उन राज्यों में है, गोवा भी है, उत्तराखंड भी है, और जहां जहां लोग जाते हैं घूमने के लिए, ये तमाम राज्य और सरकारें ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा आइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें। उन राज्यों की जो इकोनॉमी है उसको फायदा होता है, लोगों को फायदा होता है। लेकिन जब लोग बड़ी संख्या में आने लगते हैं तो आपने देखा होगा उत्तराखंड में कैसे पहाड़ एक एक कर अब गिर रहे हैं, कैसे जो आपने देखा होगा मौसम में बदलाव आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज आ रहा है। ये इस वजह से है क्योंकि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतने लोगों को झेल नहीं सकता। उदाहरण के लिए स्पेन के बार्सिलोना अगर आप जाएंगे तो वहां एक रात रुकने पर लगभग 300 रुपए का एक अलग से टूरिस्ट टैक्स देना होता है। इंडोनेशिया में बाली जाएंगे तो एयरपोर्ट पर ही 800 रुपए का टैक्स अलग से देना होगा। पुर्तगाल में कई शहरों में टूरिस्ट टैक्स लगता है और हर दिन 90 से 180 रुपए का टैक्स देना होता है, लेकिन 16 साल से छोटे बच्चों का टैक्स नहीं लगता, तो छोटे बच्चों को तो वहां छोड़ देते हैं। इटली के वेनिस में भी टैक्स लगाने की तैयारी इस समय चल रही है और जुलाई में इसका ट्रायल होगा। जो लोग घूमने आएंगे उनसे हर दिन 450 रुपए टैक्स के तौर पर लिए जाएंगे। ये सब इसलिए होता है ताकि बड़ी संख्या में जो पर्यटक आते हैं वो इन शहरों को वहां पर बहुत क्लाइमेट के हिसाब से और इकोलॉजी के हिसाब से काफी नुकसान करते हैं और उसकी भरपाई हो सके इसलिए इनसे अलग टैक्स लिया जाता है। हम श्रद्धालुओं के खिलाफ नहीं हैं, हम श्रद्धा पर शक नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे तीर्थ स्थल हैं ये अभी ऐसे नहीं हैं कि ये एक साथ एक सीजन में 80-80 लाख लोगों के ट्रैफिक को झेल सके, और धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं उन्हें ही आगे चलकर तकलीफ होने लगेगी, उन्हें ही आपत्ति होने लगेगी और उनका जो पूरा एक अनुभव है वो धीरे धीरे खराब होने लगेगा। अभी भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग ये आकर कहने लगे हैं कि अब जो हमें अनुभव होता है वहां उसमें वो बात नहीं रही। अब ये सब जगहें जो हैं वो बहुत कमर्शियलाइज हो गई हैं, सब चीज पैसे से हो रहा है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि केदारनाथ में आज एक कमरा उतने में ही मिल रहा है जितना दिल्ली या मुंबई में 5 स्टार होटल में मिलता है, 10-10 हजार में। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सरकार को इस पर सीलिंग लगानी चाहिए, सरकार को कम लोगों को वहां पर रजिस्ट्रेशन देना चाहिए और सुविधाओं को बेहतर करना चाहिए और व्यवस्थित करना चाहिए।